सही व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए। तो सामंती सोच के लोगों का मकसद है कि लोगों को प्रताड़ित करने में उनको मजा आता है। हमारे समाज की एक बेटी फूलन देवी थी, उसकी मर्यादा लूटी गई। ये सामंती सोच के जो लोग हैं वो सदियों से थे और सदियों तक रहेंगे। बीजेपी वालों ने जो नारा दिया था कि 400 पार, तो 400 पार होने के बाद इनका मकसद यही था कि हम लोकतंत्र को समाप्त करेंगे। कैसे ये माना जाए कि कुछ नया आ रहा है, कुछ नया मिलेगा निषाद समुदाय को? निषाद किसी के हक का मोहताज नहीं। कि निषाद एक जाति नहीं है, एक धर्म है, एक संस्कृति है, एक सभ्यता है, एक सोच है। कि 2022 से हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। समाजवाद की सोच थी माननीय मुलायम सिंह यादव की, उनकी सोच से हमारी सोच मिलती जुलती है। इस नाते हम उस सोच के साथ खड़े हैं। तो अनपढ़ व्यक्ति के लिए आपने 27,000 5,000 स्कूल बंद कर रहे हो और 27,000 दारू की नई दुकान खोलने का प्रयास कर रहे हो। शिक्षा न लेने पाए, शिक्षा होगी तो सवाल खड़ा करेगा, शिक्षा होगी तो लोकतंत्र का मतलब समझ जाएगा। ये जो सोच वाली सरकार है ये देश को विनाश की तरफ लेके जा रही है। कैसे देखते पीडीए के नारे को? भारतीय जनता पार्टी है कि हम शिक्षा से वंचित करें। पीडीए का जो शिक्षा सोच है, हम चाहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक, देश के अंतिम बच्चे तक हम शिक्षा पहुंचा के दम लेंगे। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वालों की फैक्ट्री है। यहाँ पे केवल झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। उत्तर प्रदेश में तो ये सरकार नहीं चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये सरकार नहीं चला रहे, गैंगवार चला रहे हैं। ज़्यादा करके मुसलमान बेचारे, उनके घर को टारगेट किए जा रहे हैं। मतलब ये क्या है? इससे निषादों से इनको पता नहीं कौन सी एलर्जी है। कि गोरखपुर में एक निषाद के बेटे को गोली मार दिया एक ठाकुर ने। संजय निषाद उनके तो सहयोगी हैं। संजय निषाद में हम बता तो रहे हैं कि ये जो राजा रानी को बेचने वाले जो लोग हैं ये किसी समाज के नहीं होते हैं। ये इनकी सोच सामाजिक नहीं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में अमित शाह को बुला करके और कहे कि निषादों चलो हम आरक्षण दिलवाते हैं, आरक्षण की वहाँ बात भी नहीं करते। क्या है तरीका? अरे यार, फिर से नई फूलन देवी को जन्म देना चाहते हो क्या भारत में? ये खोखली सरकार है। ये सरकार केवल वादे करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर अभी से सियासी बिसातें बिछाई जाने लगी हैं। आपको पता होगा बीते लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और जो सबसे बड़ा मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने का वो था संविधान का मुद्दा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक तरफ 400 पार का नारा दे रही थी तो वहीं विपक्ष लगातार ये बात कह रहा था कि 400 पार आते ही भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। और इसका असर ये रहा कि विपक्ष अपनी बात आखिरी व्यक्ति तक, यानी कि जिसे कहते हैं पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम पायदान पर, वहां तक पहुंचाने में सफल रहा। और हालत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 33 सीटों पर सिमट के रह गई। जिस बीजेपी की उत्तर प्रदेश में पिछले चुनावों में तूती बोल रही थी वो सेकंड नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश में बन गई। समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा चुनाव में और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सांसदों की संख्या के हिसाब से बनी। समाजवादी पार्टी की जीत के पीछे बहुत से कारण रहे, कई मुद्दे रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी के कई सहयोगी दल जो पर्दे के पीछे से लगातार समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, लगातार समाजवादी पार्टी की जमीन मजबूत कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई। इसी तरह से एक और राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने कद को लगातार बढ़ाता हुआ जा रहा है। उस राजनीतिक दल का नाम है जय हिंद समाज पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदलाल निषाद जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई? जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि आप समाजवादी पार्टी को पर्दे के पीछे से लगातार सपोर्ट करते जा रहे थे, ना सिर्फ लोकसभा चुनाव में, उससे पहले भी। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई? देखिए, हम एक छोटे से किसान परिवार से आते हैं। घर की व्यवस्था में हम भी किसानों वाला ही काम कर रहे थे, लेकिन सामाजिकता थी,
सामाजिकता के नाते सामाजिक कार्यों में हम जाया करते थे। हमने देखा कि हमारे समाज के जो लोग थे, यानी खासकर पिछड़े समाज के जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों द्वारा उपेक्षित थे। और उपेक्षा का कारण ये था कि एक कार्यकर्ता बेचारा मेहनत करता है और मेहनत करते करते कई साल बीत जाते हैं, उसे मौका नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है कि बाद में राजनीतिक पार्टियां ये कह कर के उसको टिकट नहीं देती हैं, वो चाहे जिला पंचायत का हो या विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, ये कह कर के टाल देती हैं कि उसके पास पैसा ही नहीं है तो लड़ेगा कहाँ से। यही एक बड़ी समस्या हमको देखने को मिली। हमने बहुत ऐसे लोगों से मिला जो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस सबके लिए काम किया लोगों ने, और उनको जो है जहां होना चाहिए, जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वो राजनीतिक पार्टियों ने दिया नहीं। तो हमारे दिल में ख्याल आया कि यार ये ऐसे जो उपेक्षित लोग हैं, इन उपेक्षित लोगों को भी सम्मान मिलना चाहिए और राजनीतिक पार्टी बना करके ही सियासी दुनिया में स्थान बनाया जा सकता है या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाया जा सकता है। ये एक संसाधन है, तो क्यों न इन पिछड़ों की आवाज़ बन करके एक आवाज़ बनाई जाए और समाज के लोगों को बताया जाए कि भाई पिछड़े जो है पूंजीवाद की वजह से दबे हुए हैं, जबकि लोकतंत्र में पूंजीवाद का कोई मतलब नहीं है। जिसको अधिक वोट मिल जाता है वो जिला पंचायत हो जाता है, अधिक वोट मिल जाता है विधायक हो जाता है, अधिक वोट मिल जाता है सांसद हो जाता है। तो जो सांसद होते हैं वो प्रधानमंत्री चुनते हैं, विधायक होते हैं मुख्यमंत्री चुनते हैं। तो इसमें पैसों का तो कोई रोल ही नहीं है। सही व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए। सही व्यक्ति जब मिलेगा तो सही व्यक्ति समाज के लिए काम करेगा, जिसके दिल में समाज के प्रति पीड़ा हो। तो ऐसे लोगों को तलाश करने के लिए हम लोगों ने जय हिंद समाज पार्टी बनाई। बहुत सारे हमारे साथी लोग थे, सब लोगों ने मिलकर के हम लोगों ने जय हिंद समाज पार्टी बनाया। अब जय हिंद समाज पार्टी बना करके हम लोगों ने जो विजन दिया समाज के बीच में, हम लोगों ने ये देखा कि भारत में केवल एक पार्टी थी। अभी मैं समाजवादी पार्टी के साथ 2022 से हूं, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि मुलायम सिंह यादव ने पार्टी बनाया तो उसका नाम समाजवादी पार्टी रखा, और उन्होंने पिछड़े लोगों को घूम घूम करके एक बात बताई। उन्होंने कहा कि यार हमारे बीच में सामाजिकता की जरूरत है। कहीं यादव मारा जाता है तो निषाद देखता है, निषाद मारा जाता है तो यादव खड़ा होकर तमाशा देखता है, कुर्मी मारा जाता है, कोई नहीं मारा जाता है, सब एक दूसरे मारे जाते हैं और तमाशा देखते हैं। यहाँ पे सोच एक सामंती सोच के लोग हैं। सामंती किसी जाति का नहीं होता है, सामंती उसकी सोच होती है। तो सामंती सोच के लोगों का मकसद है कि लोगों को प्रताड़ित करने में उनको मजा आता है, या लोगों को तकलीफ पहुंचाने में। आप समझ सकते हैं कि मैं निषाद समुदाय से आता हूं। हमारे समाज की एक बेटी फूलन देवी थी, उसकी मर्यादा लूटी गई, नंगा करके गांव में घुमाने का काम किया। दुर्भाग्य कहा जाए कि उस गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी नहीं रहा होगा जो ये कहने वाला होगा कि ये गरीब की बच्ची है, जाने दो, इसके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने देखा कि जब कोई नहीं है इस तरह का, तो खूब आकर के जंगल चली गई। जंगल से आने के बाद क्या किया वो आप सबको पता है। तो लोगों की सोच बदलनी जरूरी है। ये सामंती सोच के जो लोग हैं वो सदियों से थे और सदियों तक रहेंगे। आज देश में जरूरत क्या है? हमारा देश जब गुलाम था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसा आदमी, उन्होंने आवाज दिया, कहा कि यार तुम लोग जाति मजहब धर्म संप्रदाय की बात करते रहोगे, अपने अपने भगवानों की बात करते रहोगे। हमारे देश के लोगों के साथ जब अत्याचार होता है तो कोई किसी धर्म का भगवान हमें बचाने नहीं आता है। भाई अंग्रेजों का जब शासन था तो वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई थोड़ी पूछते थे, वो तो हिंदुस्तानी है या हिंदुस्तान की मर्यादा लूटते थे। लेकिन इसी देश के नौजवानों को लगा कि नहीं हमारे साथ गलत हो रहा है, तो उन्होंने आवाज उठाने का काम किया। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आओ सब मिलकर के जय हिंद जय भारत बोलते हैं। हम लोगों ने जय हिंद समाज पार्टी बना करके यही कहना शुरू किया कि यार हम हिंदू धर्म से आते हैं, तो हम लोगों को 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम गिनाया गया कि उसकी जय बोलो, उसकी जय बोलो। भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम का मुद्दा ही उछाल दिया कि राम की जय बोलो। भाई सबकी हम लोग जय बोलते रहे, ठीक है। अभी कुछ देखे होंगे कि
नेता निकल करके 2-4 गो आए हैं तो वो कई गो राजा लेकर के आ रहे हैं, वो राजा को बेच रहे हैं। उनका मकसद समाज नहीं है। वो जानते हैं कि इस समुदाय से रिलेटेड है, इस समुदाय के, जैसे फॉर एग्जांपल एकलव्य थे तो पता है कि नहीं एकलव्य निषाद समुदाय से आते हैं, चाहे निषाद राज थे, चाहे और भी लोग हैं, तो वो एक एक राजा को बेच रहे हैं। हम फला राजा के वंशज है, फला राजा के वंशज है। अबे यार, राजा रानी का इस समय तो कोई रोल नहीं है ना भाई, अब तो लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र की बात करो ना कि ये समाज कैसे मजबूत होगा। ये कहीं ना कहीं से समाज को गुमराह करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने समाज से यही निवेदन किया कि भैया हम लोग देवी देवताओं की जय बोल के, राजा रानियों की जय बोल के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जिसकी जय बोलते हैं उसकी जय होती है, हमारी नहीं होती है। तो आओ हम सब देश के सभी सामाजिक प्राणी मिलकर के, हम सबसे पहले तो सामाजिक प्राणी हैं। रोड पे चलते हैं, कोई व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है तो हम उसको उठाते समय उसकी बिरादरी थोड़ी पूछते हैं, या उसका मजहब धर्म संप्रदाय भी नहीं पूछते हैं, इसलिए कि हम सामाजिक प्राणी हैं। तो हम सभी समाज के लोग मिल करके आओ हम सब जय हिंद जय समाज का नारा देते हैं और जय हिंद जय समाज बोल करके देश में एक नई क्रांति का आगाज करते हैं। जब समाज की जय होगी, हिंदुस्तान के हम निवासी हैं, इस नाते हिंदुस्तान की जय, और हम एक सामाजिक प्राणी हैं। इस देश में रहने वाली सभी जाति के लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हो। तो हम इस समाज की ही जय बोला जाए, हम किसी दूसरे की जय क्यों बोलें। इस समाज की जय हम बोलेंगे तो देश के सभी समुदाय की जय होगी और सभी समुदाय को बराबर का हक अधिकार मिलेगा। क्योंकि इस लोकतंत्र में इतनी बड़ी खूबसूरती है कि हमारे देश में जब चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है तो किसान तो कुछ भी कर सकता है, जो दुनिया को अनाज खिलाता है, पेट पालता है। तो समझने का विषय है। यहाँ पे लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि हमारे देश में 6,743 जाति के लोग रहते हैं। किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति का व्यक्ति प्रधान बन सकता है, जिला पंचायत बन सकता है, विधायक बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले नारा दिया था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भाई, लोकतांत्रिक राष्ट्र है। समझने का विषय है कि इस लोकतांत्रिक राष्ट्र में सभी जाति धर्म के लोगों को प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक जाने का अधिकार प्राप्त है। अभी कौन सा राष्ट्र बना करके कौन सा संविधान लगाना चाहते हैं, ये तो उन्हीं का विषय है। रही बात कि 2024 में इन्होंने जो नारा दिया था, बीजेपी वालों ने जो नारा दिया था कि 400 पार, तो 400 पार होने के बाद इनका मकसद यही था कि हम लोकतंत्र को समाप्त करेंगे। लोकतंत्र को समाप्त करके इनका मकसद कुछ और ही था। लेकिन देश के लोगों को समझ में आई, अंतिम व्यक्ति तक, जो आपने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक हम लोगों ने अपनी बात पहुंचाई कि संविधान हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसे बचाना हमारा धर्म है। तो लोगों को बात समझ में आई कि यार संविधान से ही, मतलब संविधान की बदौलत समाज से बहिष्कृत लोग भी हमारे देश में थे। उनका छुआ पानी लोग नहीं पीते थे, छुआछूत की ये स्थिति उत्पन्न कर दी गई। ये किसकी सोच थी? ये सामंतवादी सोच के लोगों का विचार था कि इनके ऊपर शासन हम तभी करेंगे जब ये लोग टूटे रहेंगे, अलग अलग बिखरे रहेंगे। ठीक ना। आज भी इस सामंती सोच के लोगों का ही काम है कि किसी राजा की जय, उस राजा की जय, उस रानी की जय, उस भगवान की जय। अरे यार, क्या मतलब है? इस समाज की जय बोला जाए ना यार। हम सब देश के लोग एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज की जय बोलेंगे तो समाज ताकतवर होगा और समाज को एक बेहतर लीडरशिप मिलेगी। आप समाज के उत्थान की बात करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, समाज की जय की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में धर्म और जाति के आधार पर राजनीति आज से नहीं, बहुत पहले से होती आई है। ये एक कटु सत्य इसको कह सकते हैं। बिल्कुल। आज भी राजनीति की बात की जाए तो चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का उठा के देखें, सब अपने अपने महापुरुषों को लेकर आगे बढ़ते हैं और अपने समाज के उत्थान की बात करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप जिस जगह बैठे हैं उस जगह कुछ समय पहले मंत्री संजय निषाद बैठे हुए थे और संजय निषाद भी ये लगातार दावा कर रहे थे कि निषादों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से मैंने उनके लिए काम किया है। इसी
तरह के पॉडकास्ट में हम मेरे साथ बैठे हुए थे और कह रहे थे कि उन्होंने निषादों के लिए काम किया है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि वो बिहार में भी काम कर रहे हैं और निषादों को उनका हक दिलाने में उनका बड़ा योगदान उनकी राजनीति का रहा है। तो अगर देखा जाए तो सभी ये दावा करते हैं कि हम अपने समाज को बढ़ाएं। कोई भी राजनीति में जाता है तो ये दावा नहीं करता कि हम अपने समाज को आगे नहीं बढ़ाएं। तो ऐसा आप क्या नया दावा कर रहे हैं जिससे एक, देखिए, बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में निषादों का। और अभी की राजनीति देखी जाए तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे के आगे बढ़ रही है, यानी कि पिछड़ों को हक दिलाने की बड़ी बात हो रही है। तो कैसे ये माना जाए कि कुछ नया आ रहा है, कुछ नया मिलेगा निषाद समुदाय को? देखिए, अभी अब जिसका नाम लिया आपने, मैं उचित भी नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि ऐसे लोग जो निषादों को हक दिलवाने, निषाद किसी के हक का मोहताज नहीं है। निषाद, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि निषाद एक जाति नहीं है, एक धर्म है, एक संस्कृति है, एक सभ्यता है, एक सोच है। निषाद कोई जाति नहीं है। निषादों ने वो काम किया है कि जब कभी जलजला था, आज तो पानी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, पता नहीं प्रकृति का क्या मूड है, कब जलजला था तो उस जलजला से लोगों को किनारे लगाने का जो ये व्यवस्था बनाया उसको नाव कहते हैं। नाव बना करके समाज के लोगों ने निस्वार्थ भाव से कि हम समाज की सेवा करेंगे, लोगों को पार लगाएंगे, निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने का काम किया। या कहीं भी कोई दूसरा व्यक्ति यदि पानी में डूब रहा हो तो जो निषाद जिसको कहते हैं आप, ठीक ना, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक ना, 132 भागों में, कहीं चाई सुरैया बाथम तीयर माझी मजवार केवट कुलवट बिंद, इस तरह से वैती तांडिल रावत भुईर तमाम नामों से जाने जाते हैं। ये सब एक ही हैं, ठीक है। तो निषाद संस्कृति को जो मानने वाले लोग थे वो किसी को पानी में डूबते हुए देख करके तुरंत छलांग लगा देते हैं उसको बचाने के लिए। वहां कौन सा स्वार्थ हो सकता है? वहां कोई स्वार्थ होगा क्या? नहीं। अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाने की औकात रखने वाला ही व्यक्ति निषाद, जो निस्वार्थ भाव से, तो जिसने समाज के लिए दिया हो, ठीक ना, अब उसको दिखा रहे हो कि नहीं हम भीख मांगने के लिए तैयार हैं, वो या वो कमजोर समाज है। ऐसा नहीं है। इस समाज को विजन देने की जरूरत है कि समाज एक बड़ी तादाद में है। 8% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, 11% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, 3% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, 5% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है। आप बताइए, मीडिया कह रही है कि 18% निषाद है प्रदेश में। 18% वाला मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, बशर्ते कि हमें एक विजन देना पड़ेगा समाज को, ठीक ना। हम समाज के लिए ये थोड़ी कहेंगे कि यार हमको किससे मांगने जाओगे भैया? कौन लेकर के आरक्षण बैठा है? किसी से मांगने जाओगे? आरक्षण जो है संविधान जैसे ही लागू हुआ तो दलितों को आरक्षण की श्रेणी में ही रखा गया कि ये सबसे समाज से बहिष्कृत लोग हैं, सबसे पिछड़े हैं, सबसे दबे कुचले लोग हैं, इनको आरक्षण की श्रेणी में रखा जाए। आरक्षण दिया गया लेकिन आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिला। तब कांसीराम साहब जैसा व्यक्ति विजन दिया और उनको कहा कि 85% लोग पिछड़े हैं और 15% लोग हैं जो सामंती सोच वाले हैं। तो उस सामंती सोच वाले लोगों से दूर बनाओ, अपनी सरकार बनाओ, सरकार बन जाएगी तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तुम आरक्षण की क्या बात कर रहे हो? तो हमारे कहने का मतलब यही है कि हम जो देश के लिए विजन दें, भाई जैसे कहा ना उन्होंने, मुलायम सिंह यादव ने विजन दिया, उन्होंने अपने राजा, आपने कहा ना कि समाज की बात कर रहे हैं, महापुरुषों की बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी ने किसी महापुरुष का नाम लिया क्या? किसी राजा का नाम लिया क्या उन्होंने? नहीं। उन्होंने समाजवाद की बात की कि हमारी सामाजिकता कमजोर हो गई है, जिस वजह से हम पिछड़ेपन के शिकार हैं, हमारी सामाजिकता को मजबूत करने की जरूरत है। तो आज सामाजिकता को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने जय हिंद जय समाज का नारा दिया है कि भाई आओ सभी जाति मजहब धर्म संप्रदाय के लोग। हमने कहा ना कि सभी जाति में सामंती लोग हैं और सभी जाति में सेकुलर लोग भी हैं, कोई ऐसी जाति नहीं है भारत में। तो किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। रही बात कि जब देने की औकात रखते हो, आप अपनी ताकत को इकट्ठा करके चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर पहुंच जाएंगे हम लोग। आज नहीं कल पहुंचेंगे, धीरे धीरे पहुंचेंगे। थोड़ी सी व्यवस्थाओं की दिक्कतें हैं, लेकिन सोच हमारी बेहतर होनी चाहिए। सोच यदि बेहतर है तो हम पहुंच जाएंगे। दूसरी बात कि
22 से हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। मैंने पहले ही बताया कि समाजवाद की सोच थी माननीय मुलायम सिंह यादव की, उनकी सोच से हमारी सोच मिलती जुलती है, सेम विचारधारा मिलती जुलती है। इस नाते हम उस सोच के साथ खड़े हैं और हम लोग मिलकर के 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और समाज के अंतिम तबके तक विकास की जो बातें हैं, वो विकास की जो धाराएं हैं, वो पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे या पहुंचाएंगे। एक विषय कहा है आपने कि अभी 24 में जो हालात थी कि इन लोगों ने 400 पार का जो नारा दिया था कि हम 400 पार हो जाएगा तो हम कुछ और करने वाले हैं, ठीक है, तो संविधान बदलने वाले हैं, वो सारी चीजें धीरे धीरे दिखने लगी है। अभी उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूलों को मुख्यमंत्री महोदय ने बंद कर दिया, ठीक है। स्कूलों को बंद करके यह साबित करना चाह रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो बेचारे निहायत पिछड़े हुए हैं, उनकी पास हालात नहीं है कि वो पढ़ा सके, बच्चे को स्कूल में भेज सके, उनके बच्चे उस सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। अब सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के बजाय आप बंद कर रहे हो, यानी आप पिछड़े के बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हो। जब अनपढ़ रहेगा तो अनपढ़ व्यक्ति को क्या चाहिए, तो अनपढ़ व्यक्ति के लिए आपने 27,000 5,000 स्कूल बंद कर रहे हो और 27,000 दारू की नई दुकान खोलने का प्रयास कर रहे हो। तो समाज को दारू पिला करके बर्बाद करना चाहते हो ताकि ये समाज रूढ़िवादी बना रहे, समाज पागलपंथी का शिकार रहे, शिक्षा न लेने पाए। शिक्षा होगी तो सवाल खड़ा करेगा, शिक्षा होगी तो लोकतंत्र का मतलब समझ जाएगा, अपने वोटों की कीमत समझ जाएगा, तो हक अधिकार की बात करेगा। तो ये सरकार, ये जो सोच वाली सरकार है, ये देश को विनाश की तरफ लेके जा रही है। और लोग धीरे धीरे, हम लोग भी जा करके लोगों से बात करते हैं, लोग धीरे धीरे अब समझने लगे हैं और इनको अब नकारने लगे हैं और पूरी तरह 27 में नकार देंगे। आप देख लीजिएगा 300 से पार जाएंगे हम लोग और अच्छी सरकार बनाएंगे। अखिलेश पीडीए का नारा देते हैं जी। पीडीए का नारा उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो अगर उसका आधारभूत मतलब निकाला जाए तो पहले से चलता आ रहा है, लेकिन पीडीए का टर्म बड़ा नया है। अभी स्कूल मर्जर की जो आपने बात कही, तो स्कूल मर्जर का फैसला सरकार ने लिया, अखिलेश ने पीडीए पाठशाला शुरू कर दी, सरकार ने फैसला बदल दिया बाद में मर्जर करने का। तो कैसे देखते पीडीए के नारे को? और दूसरा, पीडीए के जरिए जब समाज के उत्थान की बात आती है, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समुदाय की बात आती है, पीडीए के नारे के जरिए कैसे इन समाजों का उद्धार हो पाएगा? देखिए, पीडीए के लोग मिल करके सरकार बनाएंगे और पीडीए के लोग मजबूत भी हो रहे हैं। माननीय अखिलेश जी ने जो पीडीए पाठशाला का नाम लिया है, तो उन्होंने साफ कहा है कि भाई, आप जिस समाज के व्यक्ति हो, आपको लगता है कि हमारे समाज के लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है और आप शिक्षित हो, तो आपका भी धर्म बनता है कि 2 घंटा ही सही आप गांव में जाकर के बच्चों को इकट्ठा करके, भाई कौन सा बड़ा विषय है, 2 घंटा बच्चों को शिक्षा दे देंगे, उसी शिक्षा से बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, तो ये कौन सा गलत है? तो पीडीए की जो शिक्षा है लोगों तक पहुंचाने की, आप चाहते हो, भारतीय जनता पार्टी है कि हम शिक्षा से वंचित करें। पीडीए का जो शिक्षा सोच है, हम चाहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक, देश के अंतिम बच्चे तक हम शिक्षा पहुंचा के दम लेंगे, चाहे जितना भी आप रोकने की कोशिश करो, आपके बस का अब रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो पीडीए के लोग मिलकर के यदि सरकार बनाते हैं, तो सरकार बनते ही पीडीए के सभी लोगों को, चाहे अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सभी लोगों को समान दर्जा दे करके उनको भी सब सरकार में जगह मिलेगी, या उनके विकास के लिए भी योजनाएं समान बनेगी। अब विकास की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी विकास का दावा करती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर विकास हुआ, वो अखिलेश का भी आप बयान उठा के देखेंगे या योगी आदित्यनाथ का बयान उठा के देखेंगे, नेता कोई भी हो, अगर उसने एक्सप्रेसवे, हाईवे बनाया तो उस पर धर्म और जाति देख के तो कोई चलता नहीं, सब चलते हैं। अखिलेश भी इस तरह का बयान कह दे चुके हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार। अब विकास की जहां बात होती है तो बीजेपी की, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार अपनी पीठ थपथपाती कि हमने विकास किया है, तो क्या विपक्ष को वो विकास नहीं दिखाई देता है या विकास नहीं हुआ जिस तरह के दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से? देखिए, ये
सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वालों की फैक्ट्री है। यहाँ पे केवल झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता 2014 में पूरे देश के कोने-कोने में घूम करके बोला कि आप हमें जिता दो, विदेशों में काला धन रखा हुआ है, वो आएगा और सबके खाते में 15-15 लाख रुपया चला जाएगा। 15 लाख तो छोड़िए, किसी को 15 पैसे भी नहीं मिले। ठीक तो इन लोगों का झूठ का काम है। ये अभी जो कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, विकास इन लोगों का दिखा लखनऊ की एक जगह पे कि एक बच्चा जो है रोड पे चलते हुए नाले में डूब रहा था। ये हालात थी। अब इस तरह की हालात आप गांव देहातों में जाएंगे तो वहाँ की जो नाली खड़ंजे सड़कें जो अभी भी हालात है वो देखने, हाँ इनका ये प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो ये सरकार नहीं चल रही है, यहाँ गैंगवार चल रही है। यहाँ सरकार जो है चल ही नहीं रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये सरकार नहीं चला रहे हैं, गैंगवार चला रहे हैं। इनको दिखता है मुख्तार अंसारी माफिया था, वो दिखा। इनको दिखा अतीक अहमद माफिया था, वो दिखा। इनको धनंजय सिंह नहीं दिखता है, इनको ब्रजेश सिंह नहीं दिखता है। ये सब माफिया इनको दिखाई ही नहीं देने वाले लोग हैं, ठीक ना। मतलब ऐसे तमाम एक जाति के, ठाकुर जाति के तमाम माफिया हैं, वह दिखाई नहीं देते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आप उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हो यानी आप गैंगवार कर रहे हो, ठीक है। अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी की बात कर लें, अतीक अहमद की बात कर लें, तो इनको उत्तर प्रदेश का बड़ा माफिया कहा जाता है। और अतीक अहमद का जो प्रयागराज वाला जिस तरह से कांड आया था सामने, तो सीधे तौर पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार तो ये दावा करती है कि हम माफियाओं को मिटा देंगे। उन्होंने तो विधानसभा में ये कहा था कि माफिया को मिट्टी ये है कौन? धनंजय सिंह कौन है? ये माफिया नहीं है क्या? ब्रजेश सिंह कौन है? ये माफिया नहीं है क्या? तो आपका आरोप है कि वो सजाती हैं उनके, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं होती है, दूसरों पे कार्रवाई की जाती है। विषय वही है, स्वजाति। आज के डेट में, ठीक ना, ज्यादा करके मुसलमान बेचारे उनके घर को टारगेट किए जा रहे हैं। मतलब ये क्या है? मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो, यादवों को टारगेट कर रहे हो, और हमारे समाज के लोगों, हम तो देख रहे हैं कि हमारी जाति से, निषादों से इनको पता नहीं कौन सी एलर्जी है कि गोरखपुर में एक निषाद के बेटे को गोली मार दिया एक ठाकुर ने। संजय निषाद उनके तो सहयोगी हैं संजय निषाद में। हम बता तो रहे हैं कि ये जो राजा रानी को बेचने वाले जो लोग हैं, ये किसी समाज के नहीं होते हैं, ये इनकी सोच सामाजिक नहीं होती है, ठीक ना भाई। दुकान में रखा फोटो, सुभाष चंद्र बोस जी का फोटो दुकान में जो रखा है, तो दुकानदार उसको फोटो समझ के वो बेच रहा है, ठीक है। हम जानते हैं कि वो देशभक्त थे और देश को आज़ाद कराने में उनका बड़ा योगदान है, हम उनको पूजा करते हैं, लेकिन वो दुकानदार बेचने वाला है। ये लोग बेचने वाले लोग हैं, ये समाज के प्रति संवेदना नहीं है इनकी। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में अमित शाह को बुला करके और कहे कि निषादों चलो हम आरक्षण दिलवाते हैं, आरक्षण की वहाँ बात भी नहीं करते हैं। तो ये परिवार चलाने के लिए कुछ भी करो भाई, हमें कोई लेना देना नहीं है ऐसे लोगों का, और मैं नाम भी नहीं लेना चाह रहा हूँ। वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं हम अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोग समाज, अभी इलाहाबाद में, प्रयागराज में एक समाज की बेटी को 4 ठाकुरों ने पिस्टल दिखा करके उसकी मर्यादा लूटने का काम किया। बताइए क्या है तरीका? अरे यार, फिर से नई फूलन देवी को जन्म देना चाहते हो क्या भारत में? आज हमारा देश, समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, लोकतंत्र मजबूत हो चुका है, उसके बावजूद भी ये कर क्या रहे हो आप लोग? क्या उसके ऊपर कमांड नहीं किया जा सकता है? ये होना चाहिए। ये खोखली सरकार है, ये सरकार केवल वादे करने वाली है, ये समाज का काम नहीं कर सकती है, समाज की मान मर्यादा नहीं बचा सकती है। बस वही है कि एक पक्ष के लोग पक्ष विपक्ष जैसे खेलते हैं ना, गैंगवार की एक गैंग दूसरी गैंग को समाप्त करती है, तो उसी तरह से इनको दूसरी गैंग के अपराधी दिखाई देते हैं, इनको अपनी बिरादरी और दूसरी गैंग का व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। ये हालात है। 22 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में और 24 के लोकसभा चुनाव में आपने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, लेकिन आपकी पार्टी चुनाव लड़ी नहीं जी। एक आधार तैयार करने में, ताकत देने का काम कर रही थी। 27 में चुनाव है,
उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ तो 5 साल पूरा राजनीतिक माहौल बना रहता है। अब 2 साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में कितनी सीटों पे आप तैयारी कर रहे हैं? क्या तैयारियां हैं 2027 को लेके चुनाव की आपकी पार्टी की? और दूसरा इसी सवाल है कि क्या गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो गया या आने वाले समय में कोई ऐसी बात चल रही है आपकी समाजवादी पार्टी के आला कमान से? नहीं, अभी तो समझ आला कमान से तो हमारी बात हमेशा होती रहती है। हर महीने में एक आध बार बैठकें होती रहती है, विचारधारा हम लोग शेयर करते रहते हैं। हमने सबसे पहले बताया है कि विचारधारा के साथ मैं जुड़ा हूँ। समाजवादी पार्टी की जो सोच थी उस सोच के साथ हमारी सोच मिलती जुलती है, इस नाते हम उसके साथ हैं। और रही बात सीटों की, तो सीटें देखा जाएगा, जैसी स्थिति बनेगी उसी स्थिति से चुनाव लड़ा जाएगा। वो भी तो हम लोग 403 सीट पे काम कर रहे हैं। हमारा तो मकसद है कि पीडीए 403 सीट जीते यहाँ से। ठीक है, ऐसे गलत देश और समाज के प्रति गलत नजरिए रखने वाले लोगों को यहाँ से समाप्त होना ही चाहिए, है नहीं? क्योंकि जहाँ सामंती सोच के लोग हैं उस सोच को समाप्त होना चाहिए। देश अब खुशहाल हालात में जीना चाहिए, सबको बराबर और समान जीने का अधिकार है भाई इस देश में। तो इसलिए पीडीए रात दिन मेहनत कर रही है और जैसी स्थिति बनेगी उस स्थिति से। अच्छा, बिहार में चुनाव इसी साल है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव है। बिहार की भी कोई तैयारी है? क्योंकि बिहार में भी एक बड़ा वोट बैंक, निषादों का बड़ा वोट बैंक है, और वहाँ भी 1-2 नेता हैं जो दावा करते हैं कि हम ही पालनहार हैं, हम ही जो है आपकी नैया को पार लगाएंगे। तो वहां भी तैयारी आपकी कुछ समाज है? खुद ही दूसरे की नैया को पार लगाने का काम किया है समाज सबको। तो समाज के लोग समझदार हो गए हैं और हर चीज समझ रहे हैं, और सही डिसीजन क्या है वो समाज के लोग वहाँ भी ले रहे हैं। हम लोग भी बिहार आते जाते रहते हैं, समाज के लोगों के साथ काम करते हैं। तो वहाँ के लोगों की भी सोच, जैसे यहाँ पीडीए को मजबूत करना है वहाँ भी पीडीए को मजबूत करके वहाँ भी पीडीए की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ जय हिंद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदलाल निषाद जी, जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि समाज को बढ़ाना ही सबसे पहला लक्ष्य है। 2027 के चुनाव को लेकर उन्होंने बताया कि अभी समाजवादी पार्टी से विचारधारा हमारी मिलती है, तो उनके साथ मिलकर आगे चुनाव को देखा जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपनी जाति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जाति को पार लगाने की, यानी कि उसका उत्थान करने की, समाज का उत्थान करने की बात करते हैं। तो इस पर भी नंदलाल निषाद जी ने बताया कि लोग राजनीति करते हैं, लेकिन हम राजनीति के मकसद से नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा दी जाए और समाज की कैसे जय जयकार हो, ना कि किसी राजा रानी की, समाज की कैसे जय जयकार हो, इस पर काम करना बेहद जरूरी है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी बातचीत को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।